नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं पीएसएलवी C62 मिशन के बारे में। भारत का एक महत्वपूर्ण मिशन जो असफल हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत, जो दिन रात मेहनत करके उन्होंने इस मिशन को भेजा था, जिसके साथ लगभग 16 सैटेलाइट भेजे जाने थे, वो मिशन फेल हो गया। ये मिशन जब भेजा जाने वाला था तो भारत की मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में इसरो की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जा रही थी। इसरो के बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बखान किए जा रहे थे कि इसरो की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया जा रहा था और भारत एक इतिहास रचने जा रहा है, कीर्तिमान रचने जा रहा है। ये सब कुछ मीडिया में लिखा जा रहा था। लेकिन एक ही दिन बाद जो इसरो हम सभी के लिए हीरो था, एक दिन बाद ही वो विलेन कैसे बन गया। ये कहानी आप अगर इसको देखेंगे, अगर आप मीडिया की जो न्यूज़ है अभी देखेंगे इस समय, तो आपको भी दुःख होगा क्योंकि मुझे पढ़कर बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, जो शायद मेरे हिसाब से कभी टेक्नोलॉजी के बारे में जिन्होंने कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया होगा, जो कभी पॉलिटिक्स में ज्ञान देते हैं, कभी इकोनॉमिक्स में ज्ञान देते हैं, आज वो टेक्निकल फील्ड में भी इस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं जैसे कि उनको सब कुछ पीएसएलवी के बारे में पता था कि पीएसएलवी कैसे ऑपरेट होता है, इसका परिचालन कैसे किया जाता है और इसरो के साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने इसे हल्के में कैसे ले लिया। इस तरीके से बात की जा रही है। और तो छोड़िए, एक आशंका जो है, जो मीडिया में जो न्यूज़ आ रही है, उसमें ये है कि क्या ये गहरी साजिश थी? क्या हमारे इसरो के वैज्ञानिक, कहीं ऐसा तो नहीं है उनमें से कोई एक साइंटिस्ट जो है वो बिक गया हो, उसने कहीं पैसे खा लिए हों और कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तान, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। एक सैटेलाइट जिसका नाम था अन्वेषा, जो डीआरडीओ के द्वारा बनवाया गया था, डीआरडीओ के द्वारा इसे तैयार किया गया था और पीएसएलवी C62 के माध्यम से अन्वेषा N1 को स्थापित किया जाना था। लेकिन वो सैटेलाइट, क्योंकि मिशन असफल हो गया, तो वो सैटेलाइट स्थापित नहीं हो पाया। ये अन्वेषा N1, जिसकी मैंने पूरी डिटेल में जानकारी आपको पिछले सेशन में दी थी, एक ऐसा सैटेलाइट है जिसको आप स्पाई सैटेलाइट कह सकते हैं, जासूसी उपग्रह कह सकते हैं और उसमें हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के आधार पर 100 से ज्यादा जो कलर होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी वस्तु को, उसके रंग को, उसके आकार को, उसकी प्रकृति को पहचान सकता है और हमारी डीआरडीओ को, हमारी सेनाओं को बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकता है। अब जैसे ही पीएसएलवी का ये मिशन फेल हुआ, तो अन्वेषा N1 भी हमारा रह गया और अब उस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एक जासूसी उपग्रह था, तो ऐसा तो नहीं है कहीं ये साजिश थी, इसरो के वैज्ञानिकों की साजिश थी या फिर किसी विदेशी आप जमीन से ये साजिश रची गई, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में जो चीजें कही जा रही हैं, वो कम से कम मतलब आप ये कह सकते हैं, मैं मेरे मन में जो ज़हन में आ रहा है वो कहूँगा कि शर्मनाक है। देखिए, हमारे साइंटिस्ट जो हैं, इसरो एक ऐसी संस्था है जिसने पूरी दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का कीर्तिमान या भारत की उपलब्धियों को आगे ले जाकर दिखाया है। भारत का अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में आज दबदबा है, भारत दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज के तहत काम करने वाला देश है, तो वो इसरो की वजह से है। और जिस पीएसएलवी की बात की जा रही है, उस पीएसएलवी की अगर सक्सेस रेट को देखा जाए, 95% के आसपास इसकी सक्सेस रेट है। अभी तक 64 जो फ्लाइट हुई हैं, उनमें से जो ये लगातार 2 फ्लाइट मिस हुई हैं, उससे पहले केवल 2 ही फ्लाइट ऐसी थी जो मिस हुई थी। तो कहने का मतलब, देखिए, कई बार ऐसा क्रिकेट में या गेम्स की दुनिया में तो सुनाई देता है कि सचिन तेंदुलकर लगातार खेल रहे थे 3 साल तक, लेकिन अगले 5 मैच में नहीं खेले तो उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, विराट कोहली को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। लेकिन वो एक गेम है, वहां पर एक गेम, एक पारी इस तरीके से, यहां बरसों की मेहनत है वैज्ञानिकों की, एक टीम की मेहनत है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है और उसमें इतनी ईमानदारी है, इतनी पारदर्शिता है, जो इसरो लगातार अपना प्रभुत्व दिखाता आ रहा है, अपनी पारदर्शिता को साबित करता आ रहा है, अपनी काबिलियत को साबित करता आ रहा है। तो उस इसरो पर क्वेश्चन मार्क लगाना, उसके वैज्ञानिकों पर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ही गलत है। मीडिया
का दोगलापन आप देख सकते हैं। मीडिया न्यूज एजेंसी जो है, मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से एडिटर बिठाते हैं या कहना क्या चाहते हैं। एक दिन पहले वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जो नहीं होती हैं वास्तव में, उनको भी दिखाते हैं, और एक दिन बाद ही वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे सब कुछ लुट गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो। अरे भाई, एक मिशन था, ये रॉकेट साइंस है, इतनी कॉम्प्लेक्स है। जिस कंपनी ध्रुव स्पेस के 7 सैटेलाइट जो डेब्यू करने वाली थी, उसके 7 उपग्रह इस मिशन के साथ जाने वाले थे। उसके सीईओ का अगर आप यहां पर बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा ये इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर फेल हो जाता है तो ये इतने ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई स्पेस एजेंसी नहीं है जिसके मिशन फेल ना हुए हों, सबके होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है इस समय, वो है स्पेस एक्स, जो नासा के लिए काम करती है, प्राइवेट एजेंसी के तौर पर नासा के साथ काम करती है। स्पेस एक्स का अगर आप पिछले 1 साल का इतिहास देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी कितने मिशन फेल होते हैं और कितना बड़ा घाटा होता है। तो इसरो यहां पर पूरी तन्मयता से काम कर रहा है। अच्छा, चलिए, ये तो रही बात, मेरी जो भड़ास थी वो मैंने निकाल दी। अब बात करते हैं, काम की बात करते हैं। देखिए, यहां पर जितना भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्रिटिसिज्म क्यों गलत है। और हम बात इस आधार पर नहीं करेंगे कि मैं ये कह रहा हूं, हम इसरो के वैज्ञानिकों की जवानी आपसे सारी बातें बताएंगे। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो रीजन बताए हैं, जो सच बताया है, और इस मिशन की तैयारी को लेकर जो इन्होंने बात कही है कि किस लेवल की तैयारी इसरो ने की थी, लेकिन मिशन फेल हो गया तो वो सब कुछ बेकार हो गया, यानी उन पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा। तो ये सब चीजें हम यहां पर आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर सेशन आपने पूरा देखा है तो आप हमारे इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस करेंगे। चलिए, यहां पर सबसे पहले तो ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है, 7 रेडीनेस रिव्यूज हाई स्टेक्स, इसरो हैड प्रेप्ड हार्ड फॉर पीएसएलवी जैन 12 रिटर्न। यानी 12 जनवरी को जो मिशन इसरो के द्वारा भेजा गया था, उसकी तैयारी इसरो ने बहुत हाई लेवल पर की थी, लेकिन फेल हो गया। सेटबैक फॉर इसरो एज पीएसएलवी विद 16 सैटेलाइट वियर्स ऑफ कोर्स। देखिए, यहां पर जितने भी न्यूज़पेपर हैं, बहुतों ने बहुत अच्छा लिखा है, एक्चुअल लिखा है, रीजनेबल, जो वास्तव में जो रीजंस हैं उन्हीं के बारे में बात की है। लेकिन भारत की बहुत सारी ऐसी मीडिया है, न्यूज एजेंसी हैं, जिन्होंने अनाप शनाप कुछ भी लिखा है। द हिंदू की खबर देखिए आप, व्हाट टू डू पीएसएलवी मिशन फेलियर इन ए रो मीन फॉर इसरो। यानी इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि भाई फेल हो गया, इससे हमें सबक लेना है और आगे हमें बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया खत्म हो गई हो या इसरो का कार्य खत्म हो गया हो। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट क्यों गिरा? देखिए, अरबों डॉलर की भरपाई कौन करेगा? यहां पर अरबों डॉलर की भरपाई की बात चल रही है। यहां पर आप देखेंगे कि किड के बारे में बात हो रही है, एक सैटेलाइट जो इसमें से बच गया था उसके बारे में बात हो रही है। यहां देखिए आप, थर्ड स्टेज में तकनीकी खराबी के पीछे साजिश तो नहीं, ठीक है। अब देखिए, बात ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। आप जनता जो है, भारत की जनता जो है, अगर भारत में कुछ गलत हुआ है, हमारी जो एक ऑथराइज्ड जो एजेंसी है स्पेस के क्षेत्र में, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने के पीछे साजिश, और साजिश में आप चलिए बाहर के किसी देश के बारे में बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बिना किसी प्रूफ के, बिना अभी तक यहां पर कमेटी गठित की गई है, उसका यहां पर कोई ना कोई निर्णय आएगा, उसकी बात होगी। लेकिन उससे पहले आप वैज्ञानिकों पर ही डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गलत है। लगातार दूसरी जो विफलता है, उसके पीछे यहां पर ये कह रहे हैं नर्वस 90s का शिकार क्यों हो रहा है इसरो, क्योंकि इसरो का ये देखिए 100वां मिशन जो था, उसके आसपास की सारी कहानी चल रही है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा झटका लगा है। नव भारत, यहां पर देखिए आप, नाकामी से लेना होगा गंभीर सबक, बिल्कुल साहब सबक लेंगे, ठीक है। तीसरे चरण में यहां पर विफलता। तो ये सारी चीजें अब मैं आपको यहां पर एक एक करके दिखाता हूं, और फिर हम उसमें आपसे तकनीकी कारणों के बारे में बात करेंगे। ये स्पेस एक्स का आप थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए, मैं थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। फाल्कन 1 और फाल्कन 9 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है, इसकी बात करें हम 2015, 16, 24, 2012, इन सब में इस मिशन
के इसके जो मिशन है स्पेस एक्स के, ये सब क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 2006 से लेकर 2008 में कई बार मिशन फेल हुआ। अगर स्टारशिप की बात करें, जो कि स्पेस एक्स का बहुत बड़ा एक मिशन है, यहां पर देखिए आप SN8, SN9, SN10, SN10 दोबारा से SN11 लगातार फेलियर है। 2023 में इसकी ये फेलियर हो गया, 2025 में फेलियर, 7वीं 8वीं जो उड़ान है। तो कहने का मतलब ये जब इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इतना कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस होता है, एक मिशन बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, बहुत चैलेंजिंग होते हैं, तो यहां फेलियर होना मतलब जितनी तालियां आप किस पर बजाते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो गया, उतनी ही शांति आपको फेलियर में रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि फेलियर हो सकता है, इसका पार्ट है। बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यहाँ बात हो रही है कि भाई रॉकेट जो है वो किस तरीके से उड़ान भरता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, वो सारी चीजें भी सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए, मैं जो बात करना जा रहा हूं, यहाँ पर एक सीनियर साइंटिस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया को इन्होंने अपनी बात रखी है सामने कि इसरो की तैयारी किस लेवल की थी और हमने किस तरीके से इस मिशन पर काम किया था। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, और एक नहीं कई साइंटिस्ट के यहाँ पर रिव्यू हैं, लेकिन नाम यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये कह रहे हैं कि पीएसएलवी की ये सब कुछ जो भी कंटेंट में बता रहा हूं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आलेख छपा है उसी के आधार पर है। आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं उसी के बारे में। तो यहाँ पर ये पहले कह रहे हैं कि भाई ये हमारी रिटर्न टू फ्लाइट मिशन था, मतलब पीएसएलवी C61 ऑलरेडी फेल हो चुका था, तो इसलिए हमारे पास में ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। हमारी जो प्रतिष्ठा है, साख जो है इसरो की, उस पर एक दाव था, एक तरीके से उस पर चैलेंज था। तो हमने इसकी तैयारी जो है बहुत बड़े स्तर पर की थी, यानी जो हमने इसके लिए जो मानक बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए, वो बहुत ऊंचे रखे गए थे। और सघन और व्यापक समीक्षा के बारे में बात की गई कि पूरे तरीके से इसको क्या किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। अब यहां पर आप देखें, मैं आपको बता दूं कि कोई भी मिशन जब तैयार होता है, कोई भी मिशन जब उसको जाना होता है, जैसे पीएसएलवी हुआ, जीएसएलवी हुआ, तो यहां पर उस मिशन की समीक्षा की जाती है। समीक्षा जो होती है उनको कहते हैं मिशन रेडीनेस रिव्यू, यानी मिशन तैयारी समीक्षा, MRR। MRR का मतलब हो गया कि आप क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, पूरी एक टीम बिठाई जाएगी, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार जांच पड़ताल होती है। अगर जैसे कि पीएसएलवी की बात करें, तो पीएसएलवी हमारा ऑलरेडी ऑथराइज्ड एक लॉन्च व्हीकल है, प्रूवन लॉन्च व्हीकल है, जिसने बहुत सारी सफल उड़ानें भरी हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, 104 सैटेलाइट एक साथ भेजना, 10 सैटेलाइट एक साथ भेजना, 29 सैटेलाइट एक साथ भेजना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो हमने पीएसएलवी की सहायता से पूरे किए, और पूरे कम से कम 30 से ज्यादा देशों के सैटेलाइट पीएसएलवी की सहायता से हम छोड़ चुके हैं। और पीएसएलवी से अर्निंग इतनी ज्यादा की है इसरो ने। इसरो की जो वाणिज्यिक इकाई है एंट्रिक्स, और अभी जो चल रही है NSIL, इन दोनों का जो बजट है, इन दोनों का जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है, अगर उसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो अर्निंग होती है हमारी, वो पीएसएलवी की उड़ानों से होती है। तो कहने का मतलब पीएसएलवी पर किसी प्रकार का, पीएसएलवी जो तकनीक है हमारी, उस पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगाना, डाउट करना, ये बेवकूफी की बात है, ये गलत चीज है। हाँ, अब मिशन विफल हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि वैज्ञानिकों की तैयारियां कैसी थी। तो जो MRRR, यानी यहां पर मिशन रेडीनेस रिव्यू जो होता है, मिशन से पहले जो समीक्षा की जाती है, उसकी जो तैयारी की जाती है, उसमें आप देखना कि हमारा जो रॉकेट है GSLV या फिर LVM थर्ड, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, और GSLV MK सेकंड। मैं आपको GSLV के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। GSLV को भारत में शैतान का बच्चा कहते हैं। उसका कारण है, शुरू की अगर आप 10 फ्लाइट देखेंगे GSLV की, तो 10 में से लगभग 5 या 6 फ्लाइट जो है इसकी अनसक्सेसफुल थी, केवल 3 या 4 फ्लाइट ही सफल थी GSLV। और उसके बाद जब हमने GSLV मार्क थर्ड बनाया, LVM थर्ड, अब वो रॉकेट रफ्तार पकड़ी है उसने, यानी अब वो मिशन हमारे लगातार सफल हो रहे हैं। तो GSLV जो है उस पर तो इतना ज्यादा विश्वास भी नहीं था, पीएसएलवी पर पूरा विश्वास है। GSLV के लिए कह रहे हैं कि जब GSLV की उड़ान भरी जाती है, तो हमें पता है कि ये फेल हो सकता है, तो हम इसमें 5 से 6 MRR
करवाते हैं, मतलब इसकी जो समीक्षा होती है वो 5 से 6 लेवल में होती है, 5 से 6 लेवल में, ठीक है। अब पीएसएलवी की बात करें कि पीएसएलवी में कितनी होती है साहब, तो पीएसएलवी में जनरली जो एमआरआर की जरूरत होती है वो 2 से 3 की आवश्यकता होती है, मतलब 2 से 3 बार इसकी समीक्षा की जाती है। 2 से 3 बार इसलिए क्योंकि पीएसएलवी ऑलरेडी एक प्रूवन लॉन्च व्हीकल है, एक ऐसा रॉकेट है जो अपनी तकनीक को सत्यापित कर चुका है, फेल होता ही नहीं है, पूरी दुनिया इसकी विश्वसनीयता को जानती है। लेकिन पीएसएलवी C61 की फेलियर के बाद पीएसएलवी C62 जब भेजा गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसरो के साइंटिस्ट और इसरो ने जो कमेटी बनाई थी पीएसएलवी C61 के फेलियर की जांच के लिए, इन्होंने इसके कितने एमआरआर करवाए हैं, यानी कितनी बार समीक्षा करवाई है, 7 बार। 7 बार, जो कि एक ऐसे रॉकेट के लिए या ऐसे लॉन्च व्हीकल के लिए होती है जो पहली बार यूज में लिया जा रहा है, जिसकी अभी टेक्नोलॉजी को परखा नहीं गया है। जब हम फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल तौर पर किसी रॉकेट का उपयोग करते हैं तो उसकी समीक्षा 7 लेवल में होती है, 7 बार की जाती है। तो हमने पीएसएलवी C62 जो है, यहां पर इसरो के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने 7 बार इसकी समीक्षा की है और हर उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे परखा गया कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। यहां पर देखिए इन्होंने ये कहा कि लीव नथिंग टू चांस, मतलब ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ना है कि हमारा ये मिशन फेल हो जाए, क्योंकि ये मिशन इसरो के जो रॉकेट है पीएसएलवी, जिसे वर्क हॉर्स कहते हैं, उसकी साख पर टिका है और इसी पर इसरो का व्यापार टिका है, इसरो की प्रतिष्ठा टिकी हुई है। तो अगर इस मिशन का फेल होने के क्या मायने हैं, क्या ये इसरो के वैज्ञानिकों को नहीं पता था? ये तैयारी दिखाती है कि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था। कोई भी ऐसा लीक पॉइंट इन्होंने नहीं छोड़ा था कि इस मिशन में कोई किसी प्रकार की कमी रह जाए। ये इसमें एक राष्ट्रीय मिशन भी था और एक व्यावसायिक मिशन भी था। राष्ट्रीय मिशन मतलब अन्वेषा N1 को हम भेज रहे थे, जो डीआरडीओ के लिए स्पाई सैटेलाइट के रूप में काम करता। दूसरी तरफ कॉमर्शियल मिशन की बात करें तो 3-4 देशों के 8 सैटेलाइट थे, उनसे हमें अर्निंग हो रही थी। तो इन सबको ध्यान में रखकर इसरो ने काम यहां पर किया है। अब यहां पर देखिए आप कि जब समीक्षाएं की जाती हैं तो उनमें गहन जांच की जाती है। क्या जांच की जाती है? रॉकेट के हर पुर्जे को, सॉफ्टवेयर को, इंजन को, सभी को अलग अलग विशेषज्ञों की समितियों के द्वारा परखा जाता है। और पीएसएलवी के लिए जैसा कि मैंने कहा, कितनी आवश्यकता थी? 3 बार एमआरआर कराने की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कितनी बार इसको करवाया? 7 बार। यानी इसरो ने यहां पर कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पीएसएलवी C62 के लिए सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु अब तक की सबसे कठोर जांच प्रक्रिया अपनाई गई। यानी आज तक पीएसएलवी की इतनी कठोर जांच प्रक्रिया नहीं की गई थी जितनी इस मिशन के लिए की गई थी। अब आप सोचिए यहां इसरो की कमी कहां दिख रही है या वैज्ञानिकों की कोई कमी कहां दिख रही है? नेक्स्ट देखिए आप, एफएसी जो पीएसएलवी C61 फेल हुआ था, उसके लिए विफलता विश्लेषण समिति बनाई गई थी, फेलियर एनालिसिस कमेटी। उसने जो अनुशंसा की, उसने जो बताया, उस अनुशंसा के तहत सारे कार्य किए गए। क्या कार्य किए गए? इन्होंने कहा कि PS3, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा पीएसएलवी है वो 4 स्टेज 4 चरणों वाला रॉकेट है। 4 चरणों में से पहले चरण में ठोस ईंधन, दूसरे चरण में द्रव ईंधन, तीसरे चरण में फिर ठोस ईंधन और चौथे चरण में द्रव ईंधन भरा जाता है। यानी 2 चरण ठोस ईंधन से चलते हैं और 2 चरण जो है वो द्रव ईंधन पर आधारित होते हैं। जो यहाँ पर मिस्टेक हुई है पीएसएलवी C61 और C62 दोनों में, वो तीसरे चरण में हुई है। अब तीसरे चरण में पीएसएलवी C61 की अगर हम बात करें तो वहां जो समस्या हुई थी वो नोजल में हुई थी। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि उसको बारीकी से मापा जाए, उसको बारीकी से देखा जाए कि नोजल में कोई कमी नहीं रह जाए। तो देखिए यहां पर इन्होंने कहा कि पिछले साल जिस नोजल में खराबी थी उससे हमें कोई परेशानी नहीं दी। यह संकेत देता है कि सोमवार की विफलता का कारण कोई और समस्या हो सकती है, कोई नई समस्या। यानी नोजल से संबंधित कोई समस्या यहां पर नहीं थी। अच्छा, PS3 जो है वो इग्निशन हुआ, मतलब इसका जो ईंधन है वो सही समय पर जला। इसका मतलब ये हुआ कि नोजल वाली जो समस्या थी वो समस्या यहां पर नहीं थी, नोजल से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं थी। अगर होती तो फिर तीसरे चरण का ईंधन जलता ही नहीं। तो तीसरे चरण का ईंधन जला, लेकिन उसके बाद उसमें समस्या आई। उसके बाद जो रॉकेट है उसमें
यानी वो अपनी जो वेलोसिटी है उसके कारण अपने रास्ते से भटक गया। अब वो समस्या, उसका जो मूल कारण है उसको इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो कमेटी अभी बिठाई गई है, एक्चुअल रीजन तो वो ही देगी, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट कह रहे हैं तो ऑलमोस्ट उनके दिमाग में क्लियर है क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर देखिए मूल कारण क्या है। फॉल्टर स्टेज पीएसएलवी C61 जो है उसमें नोजल में समस्या थी। नोजल में समस्या थी तो इसके रूट कारण जो है हमने इसको पता कर लिया। अब यहां पर देखिए इसके रूट कारण जो है उनको दूर करने के लिए कहते हैं कि हमने तिरुवनंतपुरम बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बेंगलुरु में जो यूआर राव स्पेस सेंटर है, महेंद्रगिरी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, सभी के वैज्ञानिकों ने मिलकर दिन रात इस पर तैयारी की कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। ना तो प्रोपल्सन सिस्टम, ना फ्लाइट सीक्वेंस और ना फाल्टर स्टेज, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। सभी को इसमें मापा गया, सभी को इसमें देखा गया था। अब यहां एक और चीज देखिए, प्रणोदन प्रणाली में किसी प्रकार की, प्रोपल्सन सिस्टम में कोई कमी नहीं रह जाए, उसके लिए ईंधन के प्रवाह और जलने की प्रक्रिया की बारीकी से परखा गया। यानी जो ईंधन का फ्लो है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी जो ईंधन है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, इन सभी को बारीकी से पहले चेक किया गया। फिर इंटरफेसिंग को चेक किया गया, यानी रॉकेट के अलग अलग हिस्से जो हैं और सैटेलाइट के बीच का जो कनेक्शन है उन सभी को आपस में या इंटरफेसिंग को बहुत बारीकी से देखा गया। किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट या यांत्रिक बाधा ना हो, इसके लिए यह सुनिश्चित किया गया। और फिर फ्लाइट सीक्वेंस जो है उसको देखा गया कि फ्लाइट जब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के अकॉर्डिंग जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो किस तरीके से कार्य करेगा। रॉकेट के कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले कमांड्स की टाइमिंग, कब एक हिस्सा अलग होगा, कब दूसरा शुरू होगा। इसरो के विभिन्न केंद्रों में सैकड़ों गहन समीक्षाएं की गई ताकि किसी प्रकार की कोई कमी इसमें महसूस ना हो। तो कुल मिलाकर इसरो के वैज्ञानिकों की यहां तैयारी आप देख सकते हैं किस लेवल की थी। लेकिन मशीनरी है, मशीनरी में और इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, यहां एक छोटी सी एरर के कारण सब कुछ तहस नहस हो सकता है और ऐसा ही यहां पर हुआ है। एक और न्यूज आप देखिए, वाई इसरोज पीएसएलवी C62 फेल शॉर्ट, एक्स साइंटिस्ट एक्सप्लेन व्हाट लाइकली वेंट रॉन्ग इन क्रूशियल थर्ड स्टेज। देखिए यहां पर एक एक्स साइंटिस्ट है इसरो के, वो इसका कारण बता रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो समझना ध्यान से, इसरो इस मिशन के साथ ये कहते हैं कि स्पेसएक्स उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करना चाह रहा था, तकनीकी खामी के कारण ये चर्चा में आ गया। ठीक है साहब। अब यहां पर देखिए कि रॉकेट के तीसरे चरण में, तीसरा जो चरण था उसने उम्मीद के अनुसार कार्य नहीं किया, वहां पर विफलता हुई है। अब इस रॉकेट को आप ध्यान से देख लीजिए, पहला जो चरण है ठोस ईंधन पर आधारित, दूसरा तरल, और ये तीसरा और ये चौथा। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ठोस ईंधन होता है और तरल ईंधन होता है, उसमें तरल ईंधन ज्यादा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि तरल ईंधन के जलने पर लिक्विड जो फ्यूल होता है, जनरली इसमें यूडीएमएच या एमएमएच लेते हैं, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन लेते हैं। तो ये जो ईंधन होते हैं जब ये ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलते हैं तो ठोस ईंधन की तुलना में ये ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं। और यहां पर द्रव ईंधन का एक और फायदा होता है कि द्रव ईंधन, मान लीजिए रॉकेट में कोई मिस्टेक होती है, आग लग जाती है, तो द्रव ईंधन का फ्लो रोका जा सकता है, तुरंत प्रभाव से फ्लो रोक सकते हैं। लेकिन ठोस ईंधन जो है उसको एक बार इग्नाइट जब कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो फिर उस ईंधन को, जले हुए ईंधन को रोकना संभव नहीं है, फिर वो पूरा ही ईंधन क्या होगा, जलेगा। समझिए, तो ठोस ईंधन वाला जो चरण है, तीसरा चरण, इसमें समस्या हुई है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो समझिए। यहां पर ये कह रहे कि ठोस रॉकेट मोटर्स को एक बार जलाने के बाद नियंत्रित करना कठिन होता है, क्योंकि ठोस ईंधन लगातार क्या होता है, जलता है। या फिर क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसमें कमी आई, कमी आने के कारण थ्रस्ट में कमी आई, किसमें, थ्रस्ट में कमी। मान लीजिए तीसरा चरण जो है इसका ईंधन प्रॉपर तरीके से नहीं जला, इसमें कोई कमी आई, कमी आने के कारण थ्रस्ट में कमी आई, थ्रस्ट में कमी आएगी तो रॉकेट की जो रफ्तार है, गति जो है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो रॉकेट की जो गति है, वेलोसिटी, उसमें कमी आई, और कमी आने के कारण रॉकेट जब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उसकी जगह रॉकेट इस डायरेक्शन में चला गया, और इस डायरेक्शन में जब चला गया, जो कि इंटेंडेंट ट्रैजेक्टरी है और ये वास्तविक आपका ट्रैजेक्टरी एक्चुअल है, यानी सॉरी, ये इंटेंडेंट था,
तो कहने का मतलब रास्ते से क्या हो गया, भटक गया, जहां जाना चाहिए था वहां पर ये नहीं पहुंचा, और ऐसा होने से यहां पर हमारा कंट्रोल इससे समाप्त हो गया। इस तरीके से तीसरा चरण जो है वो हम कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही। अब यहां ये कह रहे हैं, इसरो के वैज्ञानिकों ने यहां भी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा कि क्लोज लूप गाइडेंस के द्वारा हमने इसको संभालने की कोशिश की। कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ और रॉकेट जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उसकी जगह दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो फिर यहां पर क्या किया गया, चौथे चरण के ईंधन को जलाने का प्रयास किया गया और जलाया गया। चौथे चरण का जो ईंधन है उसको जलाने का प्रयास किया गया ताकि यहां पर स्पीड को मेंटेन किया जा सके। स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश की गई और इसमें कुछ हद तक यहां पर सफलता मिली। इसे कहते हैं क्लोज्ड लूप गाइडेंस। देखिए यहां पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, सेंसर है, नियंत्रण प्रणाली है और PS4 यानी चौथे चरण का ईंधन है। यह इसरो के सॉफ्टवेयर और नेविगेशन सिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। तरल ईंधन वाले चरणों को उनकी अवधि बढ़ाकर नियंत्रित किया जा सकता है और ऐसा यहां पर किया गया। चौथे चरण जो कि तरल ईंधन पर आधारित है को निर्धारित समय से अधिक देर तक चलाया गया ताकि गति की कमी को पूरा किया जा सके और उपग्रहों को सटीक कक्षा में पहुंचाया जा सके। ये सब कुछ प्रयास यहां पर इसरो के द्वारा किए गए थे। यहां एक और कमी ये हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए ठोस ईंधन जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से भरा होना चाहिए, लेकिन जब इसको यहां पर डाला जाता है, इसके अंदर फिक्स किया जाता है, तो कई जगह पर एयर बबल्स रह जाते हैं, हवा के बुलबुले रह जाते हैं और उससे क्या होता है, जब ईंधन का उपयोग होता है तो दरारें पड़ जाती हैं और ईंधन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता तो यहां फिर समस्या, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। एक और ये है कि नोजल में खराबी, जैसे नोजल कहीं से टूट गया तो यहां पर प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन ये संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ये इग्निशन के समय ही दिख जाती है। तो नोजल वाली जो समस्या है उसको तो ये यहां पर नकार रहे हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसरो का ये जो मिशन था इसमें तकनीकी खामियां क्या-क्या हो सकती हैं, उनकी सारी संभावनाएं वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि किस लेवल की तैयारी हमने की थी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो वैसे तो देखिए लगना इसलिए थोड़ा-सा आप लोगों को या हम सभी को, मैं भी एक भारतीय होने के नाते मुझे भी थोड़ा-सा शौक ये हुआ कि यार PSLV C61, C62 लगातार फेल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं कम से कम इतना पढ़ता हूँ, इतनी सारी चीजें देखता हूँ, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारे वैज्ञानिकों पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और हाँ, वास्तव में अगर कोई ऐसी साजिश है तो उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए। कमेटी का क्या निर्णय आएगा, कैसी गहन जांच इसकी आवश्यकता है, किस लेवल पर की जानी चाहिए, वो सभी की जानी चाहिए। और विशेषतः मीडिया की जो भ्रामक खबरें हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनको व्यूज चाहिए या फिर पॉपुलैरिटी चाहिए, उसके बिहाफ पर कुछ भी बोल दें, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं इसरो के वैज्ञानिकों के बारे में? और मैं उम्मीद करता हूं ये तकनीकी विश्लेषण आपको समझ में आया होगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।